कॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज सामाजिक विज्ञान का एक अगला ये जो है कि टेस्ट सीरीज है, यानी कि ये हमारा 11वां टेस्ट सीरीज होगा। और ये किसके लिए है तो 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 के लिए ये सामाजिक विज्ञान का 11वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले भी इसके वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आइए देखते हैं बिना देर किए इसको, और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को कम समय में हल करें, ताकि बहुत से प्रश्न हैं जो रिपीटेड भी हैं और समय भी कम है, तो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसका डिस्कशन भी किया जाएगा। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि चरक संहिता संबंधित है। ये चरक संहिता का संबंध किससे है, तो ये इसका संबंध जो है कि चिकित्सा से है। और चरक कौन थे, तो कनिष्क के दरबार में रहने वाले राजवैद्य थे, और उन्होंने जो है कि चरक संहिता की रचना की थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया, यानी कि जो ये यात्री हैं, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं तो उनका क्रम देखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आया था, यानी कि वेनसोंग जो हैं, सबसे पहले इसमें कौन आया था भारत में, तो फाहियान जो आया था सबसे पहले, यानी कि ये दूसरा पहले आया था। आप देख सकते हैं दूसरा पहले किस में है, तो ये 399 ईस्वी में भारत आए थे। दूसरा है कि जो वेनसोंग आया था ये 629 में आया था। और ये जो टॉमस रो है ये 1615 में आए थे। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, यानी कि 73वां इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पे इसमें से कहाँ पे किया गया था, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। और देख लीजिए पाटलिपुत्र में भी बौद्ध संगति हुआ था, और यहाँ पे पाटलिपुत्र में जो है कि ये तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जबकि राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी, और कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक सटीक इसके लिए सही जवाब होगा। कुल 4 जो है कि बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, जो कि देखिए आप इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए एक तरीका है, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं राज, और यहाँ है बैस, और ये पा, और यहाँ पे फिर से ये कू, राज बैस पाकुंड करके याद कर सकते हैं। राज से राजगीर, बैस से ये वैशाली हैं, पाटलिपुत्र हैं, और ये कुंडलवन कश्मीर हैं। और ये जो है कि बौद्ध संगतियों का स्थानों का क्रम है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। और इसका सही जवाब है यानी कि कनौज जो है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कनौज नई राजधानी बनी थी, जो थानेसर से इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम इसमें से कौन है, देख लीजिए इसमें से हड़प्पा का कोई भी जो है कि इसमें से ऑप्शन में नहीं है जो कि हड़प्पा का बंदरगाह हो। जबकि हड़प्पा का बंदरगाह का नाम क्या था, तो लोथल था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, यानी कि पित्रा दुरा कह सकते हैं, या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि शाहजहाँ के समय में ये काम जो है कि काफ़ी प्रचलित हुआ था। और इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि जजिया, यानी कि फिर से लगाने वाले मुग़ल शासक का नाम लिखिए। यानी कि जजिया तो सबसे पहले चूँकि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर को दोबारा लगाना था, यानी कि औरंगज़ेब ने जो है कि फिर से जजिया कर को दोबारा लगा दिया था। जबकि 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, और औरंगज़ेब यानी कि 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर को लगा दिया। जजिया कर क्या था, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ये देख लीजिए 78वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। और इसके दरबार में जो है कि नवरत्न रहते थे, और इसमें कालिदास भी प्रसिद्ध थे। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। और इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं, और खिलजी वंश इसके लिए सबसे उपयुक्त इसका आंसर है। और खिलजी वंश जो है कि मात्र 30 वर्षों तक ही शासन किया था, यानी कि 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 1290 से 1320 होगा, शायद हमने 30 लिख दिया था। देख लीजिए यहाँ पे कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। और इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो हैं उनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सिराजुद्दौला
किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला वो पराजित हो गया था, जबकि पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो 23 जून और 1757 को हुई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये काकोरी संगठन काकोरी षड्यंत्र कांड में शामिल थे और 1925 में काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त को। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये प्रश्न भी कई बार ये रिपीट हो चला है। आप यहाँ से ऑप्शन इसका यहाँ देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भूदान आंदोलन जो चलाया गया था ये विनोबा भावे के समय में चलाया गया था और 1951 में से शुरू किया गया था। ये कई बार प्रश्न मिल चुका है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किसने बनाया था? ये प्रश्न भी रिपीटेड हो चला है और इसका सही जवाब है यानी कि मोहन सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है यानी कि रेलवे को माना जाता है। यानी कि अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत की थी और पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में यानी कि कुल 34 किलोमीटर तक ट्रेन जो है कि चलाई गई थी। और यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि यहाँ पे एक तरीके से कुछ संस्थान है और दूसरे तरफ उसके स्थापना करने वाले लोगों के नाम हैं। तो देखिए यहाँ से जो ब्रह्म समाज है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन ये नहीं कि स्वामी दयानंद से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद से, जबकि आर्य समाज स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और यहाँ से सत्यशोधक समाज जो हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि ये ज्योतिराव फूले ने किया था। तो इस तरीके से कूट के हिसाब से इसका आंसर इसमें से सी सही है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है 87वां प्रश्न होगा कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने का क्या कारण था आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने डांडी मार्च किया था और 12 मार्च 1930 को ये मार्च शुरू हुआ था। और इस तरीके से नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? आप ऑप्शन देखिए और आपको समझ में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ये उसका सबसे प्रमुख जो है कि परिणाम रहा था। परिणाम और भी थे लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही है। वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? यानी कि ये बताना है वास्को डी गामा यानी जिसमें भारत की खोज भी की थी तो 1498 ईस्वी में, और वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसका ये दफन स्थान कहाँ है? तो ये कोचीन यानी कि केरल में है। और इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ लिखी हैं? तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इस तरीके से और ये गांधी के एक तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ ये गांधी की आत्मकथा है और मूल रूप से इसे गुजराती भाषा में लिखा गया है। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देखते हैं 91वां इसका प्रश्न होगा 91 जो है यानी कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है यानी कि तांबा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान इसके लिए सही जवाब होता है। और नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब है यानी कि 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाते हैं। और इसमें कौन कौन है तो देख लीजिएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। यानी कि कुल 4096 किलोमीटर तक इनकी सीमाएं मिलती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर इसका सही जवाब होगा और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है वो देश के किस हिस्से में है? तो मणिपुर जो है कि भारत का एक राज्य है और वो देश के पूर्वोत्तर हिस्से में है। और
पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 7 बहनें, यानी कह सकते हैं कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कौन कौन से आते हैं, तो देख सकते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आता है। तो इस तरीके से ये किस भाग में स्थित है, तो पूर्वोत्तर इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। सबसे पहले मानसून आता है यानी कि केरला में आता है। और नेक्स्ट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, गुजरात में है। और इस तरीके से हम देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत जो है कि भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। और यहाँ से भारत ये भी जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है कि वन्य घूड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे हैं। ये प्रश्न कई बार आपको मिला होगा, यानी कि 5.5 घंटा इसका सही जवाब होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी नदी तंत्र की नदियां इसमें से कौन सी हैं, तो देख लीजिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसका है, देख सकते हैं आप कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि भूटान इसके लिए सही जवाब है, और इसे जो है कि हम थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा इसमें से कौन था, देख सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन सही जो है कि सभी हैं, यानी किस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है, यानी कि अमेजन के जो वर्षा वन है इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहते हैं, उदयपुर को इसका राइट आंसर है। और हम जानते हैं कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं, जबकि उदयपुर को झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन है। भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि यहाँ से बताना है कि 107वां प्रश्न है कि ये बताना है कि जो इसमें से ऑप्शन के अनुसार देखना है कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है कौन सा, जो है कि इसका सही जवाब पुष्कर जो है। और पुष्कर में वहाँ पे पुष्कर मेला भी लगता है राजस्थान में, प्रति वर्ष जो है कि उसका आयोजन किया जाता है। और पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर भी है, और भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही है, और ये राजस्थान का एक धार्मिक शहर है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि ये तेलंगाना में स्थित हैं। और इस तरीके से हम नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। काफ़ी आसान से प्रश्न है और 4 इसका राइट आंसर होगा। और इसका अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित हैं। 110वां प्रश्न है और ये झारखंड में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे का प्रश्न है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल हैं, और इसका सही जवाब है कि इसमें राज्य सूची में इसे शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, और इसका सही जवाब है यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका 113वां प्रश्न होगा कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। 113वां प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसके लिए ऑप्शन भी आपके सामने है, और सही जवाब है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हैं ये इसके लिए जिम्मेवार हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और भारत सरकार 1935 के द्वारा इसको अलग किया गया था, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि 1947 के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो इसका सही जवाब यानी कि अनुच्छेद 29 होगा, और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार
ये बताना है कि संसद के कार्य क्या हैं, यानी कि ये अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो सही जवाब इसका देख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है कि ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और इस तरीके से 119वां प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद है, ये बताना है। तो किस राज्य में विधान परिषद है, तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो इसका ऑप्शन इसमें से कर्नाटका है। इसके संबंध में आप कुछ और बातों को जान सकते हैं। देख लीजिए कि भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। आप याद रखिएगा कि भारत में जो है कि कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। और ये 6 राज्य कौन हैं, तो देखिए, तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और ये 6 राज्य कौन है, तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, यानी कि कुंभत को आप याद कर सकते हैं। KUMBAT आप याद रखिएगा और आसानी से आपको याद रहेगा। देखिए इसमें अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं, देखिए इसमें सबसे K4 जो है कि इसमें से कर्नाटका है, इसके बाद से U है उत्तर प्रदेश, इसके बाद से M से इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हैं, और B से बिहार हैं, A से आंध्र प्रदेश हैं, और T से यहाँ पे तेलंगाना है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान, सॉरी ये तो हो गया कि 6 राज्यों में है और इसमें कर्नाटक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 120वां प्रश्न हो गया कि ये बताना है कि ये कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न 121वां है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। ये प्रश्न मिला हुआ था पहले भी, यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के चर्चा की गई है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये किसके बीच में स्थित है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित हैं। और इसकी कुल ऊंचाई जो है कि माउंट एवरेस्ट की कितनी है, तो 8848 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 123वां होगा। 123वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो अगला प्रश्न है, यानी कि द्विस्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये गणेश मावलंकर इसके सही जवाब हैं। और ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, आप अगर सेट देख रहे होंगे तो कई बार आपको ये सब मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो इसका संबंध जो है कि ये राजभाषा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखते हैं 126वां है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत या तत्व हैं, तो हम जानते हैं कि उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। 127वां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति इसके लिए सही जवाब है। और 128वां देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51(1) में उसको जोड़ा गया है। और 129वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये जो है कि इंग्लैंड से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन से। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। बलवंतराव मेहता समिति ने इसका विचार रखा था और 1957 में रखा था। और इसके बाद इसी के फलस्वरूप जो है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज यानी कि व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर क्या होता है, तो देख लीजिए, यानी कि देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो है कि वो ब्याज दर होता है, जिसे बैंक दर भी कहते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 132वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है, यानी कि जो RBI के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये हस्ताक्षरित होता है। और जबकि देखिए 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का ये जो है कि हस्ताक्षर होता है, यानी कि सभी नोट RBI के द्वारा ही जारी नहीं किए जाते हैं। जो 1 रुपया का नोट है तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा उससे निर्गत किया जाता है। और
33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए यानी कि वैधानिक निगम इसका राइट आंसर होगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और इसका सही जवाब है यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय जो है वो इंदिरा गांधी थी और वो वित्त मंत्री के प्रभार में भी थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि ये बताना है कि इसके कौन जो है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा, यानी कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा जो नियोक्ता कौन सा है? तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ही भारत में सबसे बड़े आबादी को जो है कि रोजगार देने का काम करता है, यानी कि वो सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? 137वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि बैंकिंग कंपनियां अधिनियम जो 1970 था उसके द्वारा। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, 137वां प्रश्न है कि किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निम्नलिखित में से किसमें ये बताना है, तो इसमें देखिए निजी क्षेत्र में इसका आंसर होगा। और 139वां प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है यानी कि जो एलपीजी का मॉडल अपनाया गया था भारत में 1991 में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, तो इसे जो है कि एक विकास के मॉडल के रूप में भी जानते हैं। और वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है? अगला इसका प्रश्न देख सकते हैं और इसमें ऑप्शन भी हैं, और नाबार्ड इसका सही जवाब होगा, जो कृषि के लिए वित्त यानी कि ऋण भी उपलब्ध कराता है। और इसकी स्थापना 1982 को की गई थी, 12 जुलाई को। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? ये बताना है, सबसे बड़ा कर सुधार इसमें से कौन हुआ है? यानी कि ऑप्शन के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर जो है कि ये सबसे बड़ा सुधार हुआ है आज़ादी के बाद से। और जो जीएसटी है जिसको वस्तु सेवा कर भी कहते हैं, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, और 101वां जो यानी कि 101 जो संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, और इस तरीके से हम देख सकते हैं 1949 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी हैं, जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका संबंध जो है कि यानी कि एमएसपी का जो संबंध है वो कृषि एवं कल्याण से इसका संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित हैं। फेमा यहाँ पे दिया हुआ है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फेमा का पूर्ण रूप जो होता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका मतलब होता है, और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है यहाँ से कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय भारत ने एलपीजी की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट यहाँ से होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन आता है? तो ऑप्शन बी है, यानी कि जो द्वितीयक जो क्षेत्र है यानी कि वो उद्योग आता है, यानी कि उद्योग धंधों को इसमें लाया जाता है। जबकि 3 क्षेत्र जो बांटे गए हैं ना कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इसमें द्वितीयक क्षेत्र को ही माध्यमिक क्षेत्र कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? और इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर इसके लिए है, यानी कि बैंकिंग होगा। 149वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती हैं और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाजों को सुगम बनाती हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी हैं वो इस काम को करती हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी, सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि नाबार्ड
यानी कि भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है। नाबार्ड जो है इसका मतलब होता है कि देख लीजिए, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और ये इसका मतलब होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देता है और कृषि के लिए ये लोन भी देता है। और नाबार्ड जो है उसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 99% की है। तो और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और चूँकि ये लास्ट प्रश्न है, इसके विषय में और भी जान सकते हैं कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो ये हमारा ये 11वां टेस्ट सीरीज था सोशल साइंस के लिए 6 to 8 के लिए। तो इस तरीके से वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे बहुत जल्द। आप इसे देखते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।